तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके अपने चैनल क्विक प्रेप पर दमदार 20 एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, जो कि 11th और 12th क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 की सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसके अंदर मैं आपको कराऊंगा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है समाज शास्त्र में प्रयोग होने वाली शब्दावली, संकल्पनाएं और उनका उपयोग, यानी कि टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, उनका यूज सोशियोलॉजी के अंदर किस प्रकार से किया जाता है, वो ये वाला लेसन है। तो इसका ऑलरेडी कंटेंट से रिलेटेड फर्स्ट एंड सेकंड बुक पूरी कंप्लीट करा दिया है सोशियोलॉजी की। अगर नहीं देखे है तो प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। और साथ ही बच्चों, इसका फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी मैंने पिन कर रखा है। और आज की इस वीडियो में हम इस लेसन से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। तो माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। तो यहाँ पर बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको जो लास्ट चैप्टर, यानी कि जो पहला चैप्टर था आपके सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 जो था, उसका मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मूर्त समाज कहलाते हैं। तो आप में से जितने भी बच्चे हैं उन्होंने सभी ने करेक्ट आंसर दिया। तो बच्चों, मूर्त समाज वो होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे अभी ये जो वीडियो देख रहे हो, आप उस मोबाइल पे उस स्क्रीन को टच कर सकते हो, आप वीडियो को देख सकते हो। तो ये सारी चीजें मूर्त कहलाती है। ठीक है, और इसका अपोजिट होता है अमूर्त, जिन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि विचार हो गए, थिंकिंग होगी, गुस्सा, प्यार, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। अब हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जिसमें बात की जा रही है कि वह समूह जिनमें हम की भावना होती है, वी फीलिंग्स, और संबंध जो होते हैं वो काफी क्लोज होते हैं, यानी नजदीक के देखने को मिलते हैं, तो वह कौन सा समूह कहलाता है? तो इसका तो आंसर काफी इजी सा हो गया। ऑप्शन देखिए, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, तृतीय समूह या फिर चतुर्थ समूह। तो क्या होना चाहिए बच्चों उसका करेक्ट आंसर? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है प्राथमिक समूह। तो ये जो होता है, इसके अंदर जो संबंध होते हैं ना, वह नजदीक के देखने को मिलते हैं और ऊपर से हम वाली भावना होती है, यानी कि यूनिटी, एकता को लेकर। क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है बच्चों कि प्राचीन समाज जो था वह कितने वर्णों में विभाजित था। तो ये भी एक लड्डू सा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, 1, 2, 3 या फिर 4। तो क्या होना चाहिए? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्णों में विभाजित था। उनके क्या क्या नाम थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आखिरी जो था वो था शूद्र। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है कि वर्ग के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण आधारित होता है। तो यहां पर बात हो रही है बच्चों वर्ग की। ठीक है, ऑप्शन देखिए, पहले जन्म, योग्यता, सी कहता है केवल ए सही लेकिन बी गलत, और डी वही बात करता है केवल बी सही लेकिन ए गलत। तो क्या होना चाहिए बच्चों इसका आंसर? वर्ग के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण जो होता है वह योग्यता पर आधारित होता है। कहने का मतलब कि इसके अंदर जो आपकी स्थिति होती है ना, वह आपको जन्म आधारित नहीं मिलती, बल्कि आपको अर्जित करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। तो इसलिए वो आपकी योग्यता के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी केवल बी सही है लेकिन ए गलत है। अगर यहाँ पे सी और डी ऑप्शन नहीं होता तो आपका योग्यता वाला आंसर करेक्ट होता, लेकिन ऑप्शन डी है तो हमें करेक्ट चूज करना है, तो वो डी है। क्वेश्चन नंबर 4 तो बात करता है कि जाति आधारित होती है, किस पर आधारित होती है? ऑप्शन देखिए, योग्यता पर, जन्म पर, समाज पर या फिर परिवार पर। तो यहां पर बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो जन्म और परिवार पर होते हैं, लेकिन बच्चे का पहले जन्म होता है फिर जाके वह परिवार का हिस्सा बनता है। तो इसलिए जाति का जो टैग लग जाता है ना, वो जन्म से ही लग जाता है, इसलिए जाति जन्म आधारित होती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखना, छोटी छोटी गलती आपको 1 नंबर लॉस करवा सकती है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करनी है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बात कह रहा है बच्चों कि किनके द्वारा परिस्थिति को 2 भागों में विभाजित किया गया था। तो ये वाला जो टॉपिक था वो मैंने आपको अलग से चैप्टर में करवाया भी था। ऑप्शन देखिए, क्या पता आपको याद आ जाए। मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने, जॉन लॉक ने या फिर रॉल्फ लिंटन ने। तो ये एक लड्डू सा क्वेश्चन है सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने चैप्टर को अच्छे से समझा है। तो करेक्ट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर डी, रॉल्फ लिंटन ने परिस्थिति को 2 भागों में बांटा था। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है कि बिना किसी प्रयास के परिस्थिति का प्राप्त होना कहलाता है, यानी आपने कोई मेहनत भी नहीं करी और आपको वो परिस्थिति यानी जो पद है ना वो ऑलरेडी मिल चुका है, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए, अर्जित परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति,
सामाजिक परिस्थिति या फिर आर्थिक परिस्थिति। तो क्या होना चाहिए इसका बच्चों आंसर? जी हाँ, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। प्रदत्त परिस्थिति जो होता है वो बिना किसी प्रयास के ही प्राप्त हो जाता है, और ये जुड़ी होती है किसके साथ? जन्म के साथ, तभी तो इसे प्रदत्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है बच्चों कि इनमें से किसकी प्रतिष्ठा उच्च होगी। तो प्रतिष्ठा के संदर्भ में अगर आपने सोशियोलॉजी की मेरी सभी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने हर एक वीडियो के अंदर इसका जिक्र आ ही जाता था, तो उसके बारे में मैंने अच्छा एक्सप्लेन किया है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन की पहले बात देखते हैं, दुकानदार की, डॉक्टर की, मोची की या फिर फल वाले की। तो बच्चों यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डॉक्टर। तो ये तीन जो है ना, दुकानदार, मोची और फल वाला, ये अर्निंग में चाहे डॉक्टर से ज्यादा कमाते हो, लेकिन जब बात आती है प्रतिष्ठा की तो डॉक्टर जो है ना उसकी प्रतिष्ठा इन तीनों से ऊपर होती है। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है कि सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है। ऑप्शन देखिए, समाज में शांति स्थापित करने में, मानव व्यवहार को नियंत्रण करने में, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी ए बी सी सभी ठीक है। तो बिल्कुल पॉजिटिव सा क्वेश्चन है, तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि सामाजिक नियंत्रण समाज में शांति स्थापित करता है, मानव व्यवहार को नियंत्रण करता है और साथ ही सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है बच्चों की प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। तो ध्यान देना, नहीं की बात हो रही है। हम की भावना यानी वी फीलिंग्स, अप्रत्यक्ष संबंध यानी कि इनडायरेक्ट रिलेशन, और सी कहता है नजदीकी संबंध यानी कि काफी क्लोज वाले रिलेशन, और डी कहता है कि आकार में छोटे होते हैं। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? जी हाँ, जो आप सोच रहे हो वही है। ऑप्शन नंबर जो बी है, अप्रत्यक्ष संबंध यानी कि इनडायरेक्ट रिलेशन, वह प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं होती है। अगर यहाँ पे प्रत्यक्ष संबंध होता यानी कि डायरेक्ट रिलेशन, तो बिल्कुल ये करेक्ट होता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब आता है बच्चों एक आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि मैं हर बार एमसीक्यू में एक क्वेश्चन तो कम से कम आपके लिए देता ही हूं, ताकि मैं जान सकूं कि आप उसका आंसर दे पाते हो या फिर नहीं। कि क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है कि समाजशास्त्री जिन्हें 1948 में रामपुरा में जनगणना करने का श्रेय दिया गया था, तो उनका नाम क्या है? ऑप्शन देखिए, MN श्रीनिवासन, अगस्त कॉम्ते, DP मुखर्जी या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए बच्चों इसका करेक्ट आंसर? वो मुझे आपसे कमेंट में जरूर चाहिए। तो आप सभी बच्चे कमेंट करना, देखते हैं किसका राइट आंसर है, और जब नेक्स्ट वीडियो आएगी यानी चैप्टर नंबर 3 की, तब मैं इसका आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 बात करता है कि इनमें से कौन सा समूह आकार में बड़ा होता है? प्राथमिक समूह जो अंत्य समूह भी कहलाते हैं, द्वितीयक समूह जो अंत्य समूह भी कहलाते हैं, प्राथमिक समूह जो बाह्य समूह कहलाते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी द्वितीयक समूह जो कि बाह्य समूह भी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है, द्वितीय समूह जिन्हें बाह्य समूह के नाम से भी जाना जाता है, वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इन समूह का जो आकार होता है ना वह बड़ा होता है कंपेयर करने पे कौन से? प्राथमिक समूह के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बात करता है बच्चों की इनमें से कौन सा अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, ए कहता है बहन, बी कहता है पुत्री, सी कहता है मित्र, और डी कहता है स्त्री। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूं, क्योंकि जब बात आती है बच्चों अर्जित परिस्थिति की, तो इसके अंदर एक्वायर करना पड़ता है, यानी कि कमाना पड़ता है। तो बहन जो है वो ऑलरेडी क्या होता है? जन्म आधारित होती है, यानी कि अगर आपका भाई है तो ऑलरेडी आपको टैग मिल जाता है बहन का। पुत्री, जैसे कि अगर आप लड़की पैदा हुए तो आप अपनी माँ की बेटी होगी, तो इसलिए आपको पुत्री का दर्जा मिल जाता है। और ऑप्शन डी है स्त्री, यदि आप फीमेल पैदा होती हैं तो आपको स्त्री का टैग मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अर्जित की, तो अर्जित में वो चीज कमानी पड़ती है। तो जो फ्रेंड है यानी जो मित्र है ना, वो बनाने पड़ते हैं, बनते नहीं है। ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। वो क्या बात करता है कि इनमें से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण है? तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है। ऑप्शन देखिए, ए कहता है वकील, बी कहता है शिक्षक, सी कहता है 17 वर्ष, और डी बात करता है छात्र। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी 17 वर्ष। तो पहले मैं तीनों के बारे में बता देता हूं। वकील जो है ना वह बनना पड़ता है, शिक्षक भी बनना पड़ता है, और छात्र बनने पड़ते हैं।
कहने का मतलब अगर आप स्कूल पढ़ते हो तभी आपको छात्र का टैग मिल जाता है, अगर नहीं पढ़ते हो तो नहीं मिलता। लेकिन जो 17 एज है ना, वो आपको अपने आप ही मिल जाती है। जैसे जब आप पैदा होते हो तो 1 साल के तो होते ही हो, फिर धीरे धीरे समय के साथ आप अपने आप ही 17 की उम्र में आ जाते हो। तो ये आपने कोई बड़ा तीर नहीं किया होता, अपने आप ही आप जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ते चले आते हो। तो इसी कारण ये जो एग्जाम्पल है वो प्रदत्त परिस्थिति का है, जो कि जन्म आधारित होता है। इसके अंदर बिना किसी प्रयास के आपको वो चीजें मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 बात करता है बच्चों की जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति का स्तरीकरण किस आधार पर देखने को मिलता है। ऑप्शन देखिए, समानता के आधार पर, बी कहता है प्रतिष्ठा के आधार पर, सी कहता है ऊंच और नीच के आधार पर, और डी बात करता है बराबरी के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर ए और डी जो है वो तो बिल्कुल सेम सेम सा लग रहा है, समानता यानी कि बराबरी होती है, ठीक है, तो ये तो आप हटा दो। अब बात आती है प्रतिष्ठा और ऊंच नीच पर। तो बच्चों प्रतिष्ठा जो है वो मैंने अभी आपको जिक्र कर दिया था कि समाज के अंदर आपको एक रिस्पेक्टेड वैल्यू देता है। लेकिन जब बात आती है जाति के स्तरीकरण की, तो खासकर इसके अंदर ऊंच नीच ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस कारण इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 बात करता है कि स्वार्थ की भावना यानी मैं वाली किस समूह में ज्यादा देखने को मिलती है। ऑप्शन देखिए, प्राथमिक और द्वितीयक समूह में, ठीक है, बी कहता है केवल सिर्फ प्राथमिक समूह में, और सी बात करता है केवल सिर्फ द्वितीय समूह में, और डी बात करता है केवल तृतीय समूह में। तो क्या होना चाहिए बच्चों इसका करेक्ट आंसर? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है केवल द्वितीय समूह में स्वार्थ की भावना देखने को मिलती है, क्योंकि ये आकार में बड़े होते हैं और इनके अंदर जो रिलेशन होता है ना वो इनडायरेक्ट वाला होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष वाला होता है। जब तक आपका किसी से काम है तब तक आप उससे हमदर्दी बनाए रखते हो, लेकिन काम पूरा होने के बाद आपके अंदर स्वार्थ की भावना आ जाती है, इसलिए इन्हें द्वितीय समूह की कैटेगरी में रखा जाता है। और जो प्राथमिक समूह है वो बिल्कुल इसका अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 16 बात करता है बच्चों की प्राथमिक समूह वह समूह जिनमें आदर, हमदर्दी, सहयोग से भरपूर हो, ये किसने कहा था? तो ऐसी स्टेटमेंट से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या बात कह रहे हैं कि ए कहता है चार्ल्स डार्विन, बी कहता है चार्ल्स कूले, और सी बात करता है मैक्स वेबर, या फिर डी कहता है दुर्खीम। तो इसका जो बच्चों करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। चार्ल्स कूले के अनुसार प्राथमिक समूह वह समूह होते हैं जिनमें आदर हो, हमदर्दी हो और वह संयोग से भरपूर हो। क्वेश्चन नंबर 17 बात करता है बच्चों की अंत्य समूह जाने जाते हैं। तो इसका जिक्र मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ऑप्शन देखिए फिर भी, प्राथमिक समूह, सामाजिक समूह, द्वितीय समूह या फिर दबाव समूह। तो क्या होते हैं बच्चों? बिल्कुल प्राथमिक समूह जो है वो अंत्य समूह के नाम से जाने जाते हैं, और बाहरी जो समूह है वह द्वितीय समूह के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बात करता है कि शूद्र से मिलता जुलता शब्द है। क्योंकि आप बच्चों चैप्टर पढ़ रहे हो शब्दावली और संकल्पनाओं से जुड़ी बातों के बारे में जो कि समाज शास्त्र में प्रयोग किए जाते हैं, तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन है शूद्र जो है इससे मिलता जुलता शब्द कौन सा है। ऑप्शन देखिए, पंडित है, दलित है, नियोगी है या फिर क्रमठ है। तो क्या है बच्चों? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, दलित जो है वह शूद्र से मिलता जुलता शब्द है। तो शूद्र जो था वो वर्ण व्यवस्था के अंदर चौथे नंबर पे था। आप ध्यान रखिएगा इन चीजों का, आपको पता ही होगा, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 19 काफी अच्छा क्वेश्चन है। समवयस्क समूह किनके बीच बनता है? ऑप्शन देखिए, जो समान आयु के होते हैं, जो समान व्यवसाय से जुड़े होते हैं, जो प्राथमिक समूह से संबंध रखते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो बच्चों ये जो समवयस्क समूह होते हैं ना, सबसे पहले ये प्राथमिक समूह से जुड़े होते हैं, और खासकर इनमें वह आते हैं जिनकी आयु सेम होती है और वह बिजनेस भी सेम करते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों ही करेक्ट हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब हम बात करते हैं अपने इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें बात की जा रही है कि जाति एवं प्रतिष्ठा की जो अवधारणा थी वो किसने दी थी। अगर आपने सोशियोलॉजी की फर्स्ट एवं सेकंड बुक दोनों कंप्लीट देखी है तो ये आपके लिए काफी तुच्छ सा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, हरिवंश राय ने, मौलाना आजाद ने, M.N. श्रीनिवासन ने या फिर पंकज त्रिवेदी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बच्चों ऑप्शन नंबर सी, M.N. श्रीनिवासन ने प्रतिष्ठा और जाति से संबंधित अवधारणा दी थी। आप इनका नाम जरूर याद रखना, क्योंकि सोशियोलॉजी के अंदर इनका जिक्र 11 और 12 दोनों में आपको देखने को मिलेगा, तो इनका नाम तो आपको कभी नहीं भूलना। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से जुड़े। आई होप कि बच्चों आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे
उनका आंसर मुझे आप बच्चों से कमेंट में चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तो बच्चों आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही शेयर करें अपने हर एक फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और इनवाइट करें हमारे अपने चैनल पर क्विक प्रेप पर ताकि उन्हें एक बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड हो सके और एग्जाम में वो भी अच्छे नंबर ला सके आप बच्चों की तरह। और एक बात और बच्चों की, अगर आपको इस टॉप 20 क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपको फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।